हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग का स्काई आई क्लासेज में। और आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले उसका विविधकर ज्ञात करते हैं, विविधकर के बारे में जानते हैं, क्योंकि विविधकर ही हर एक चीज़ का मसला है। यानी कि मूलों की प्रकृति जब भी ज्ञात करना है आप सभी लोगों को, तो उसमें हमको सबसे पहले विविधकर यानी कि डी फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आइए उसका परिभाषा देखते हैं कि विविधकर का परिभाषा क्या होता है और डी किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूलों पर डिपेंड करता है, या फिर द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से विविधकर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखा गया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स। ठीक है, यहाँ पे रूट्स रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, तो b² - 4ac विविधकर कहलाता है। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात d बराबर b² - 4ac। द्विघात समीकरण के हल हमारे क्या होते हैं, दो, जितना देखिए द्विघात समीकरण है यानी कि जितना अधिकतम घात होता है उतना उसके मूल होते हैं। अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो उसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे। आपको ये भी बता दें कि जो इसका विविधकर है इसको परिभाषित भी कर दिया गया है, यानी कि b² - 4ac विविधकर कहलाता है और विविधकर को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। साथ में हमारे मूलों की जो प्रकृति होती है वो सब कुछ हमारे विविधकर पर ही डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा विविधकर होता है कैपिटल डी होता है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। यानी कि आपको यदि विविधकर निकालने आ गया तो आप वहां से मूलों की प्रकृति अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज एक पूरा डायग्राम बनाऊंगा अच्छे से, आपको लगेगा तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस पर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे ज्ञात किया जाता है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आपको अलग अलग बताएंगे तो परेशानी होगी, इसलिए मैं एक डायग्राम बना दूंगा जिसके जरिए से आप लोग आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बना दिया हूँ, जिसके जरिए से आप लोग द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमारा जो भी है मूलों की प्रकृति या फिर मूलों का मान, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और मूलों का मान जितना भी है सब हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, डी पे, विविधकर डी पे। ठीक है, यदि आप डायग्राम आपको आप लोगों के लिए यूजफुल लगे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा हटना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, जब भी विविधकर डी का मान, जब भी विविधकर डी का मान यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, पूर्ण वर्ग तथा धनात्मक हो। तो पूर्ण वर्ग तथा धनात्मक का मतलब यानी कि जब वो करड़ी में आएगा डी तो उसका मान पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। पूर्ण वर्ग आप लोगों को पता होगा, जैसे पूर्ण वर्ग हमारा कितना हो गया, 4 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है। ऐसी संख्या जब आएंगी और वो धनात्मक होंगी कब, डी का मान। ठीक है, तो कहेंगे कि मूलों की जो प्रकृति है, सबसे पहले पूछेगा प्रकृति बताइए, वास्तविक होगा, भिन्न हो, परिमेय होगा। ठीक है, अस्तित्व में होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, बताइए द्विघात समीकरण अस्तित्व में है कि नहीं है। यदि अस्तित्व में है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपका सब कहाँ डिपेंड करेगा, डी पे। यदि डी का मान बड़ा होगा, किससे, 0 से बड़ा होगा तथा पूर्ण वर्ग होगा तो उसका मान होगा वह भिन्न, वह समीकरण अस्तित्व में होगा। और वास्तविक भिन्न मतलब अलग अलग उनका मान आएगा। ठीक है, और क्या होगा, परिमेय होगा। उसको निकालने का आपका फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस करडी में डी अपन 2a, ये फार्मूला होता है। दूसरा नंबर क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग ना हो तथा धनात्मक हो। मान लीजिए यदि वो पूर्ण वर्ग ना हो लेकिन धनात्मक हो, तब क्या होता है, तब भी वह वास्तविक भिन्न व अपरिमेय, सिर्फ यहाँ पर अपरिमेय हो जाएगा, और तब भी वह क्या होगा, मूल अस्तित्व में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको निकालने का फार्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस करनी में डी अपन 2a। ठीक है, तीसरा नंबर अपन का हो जाएगा, तीसरा नंबर होगा शून्य। यदि हमारा डी का मान यानी कि विविधकर शून्य हो जाता है तो कहेंगे कि वास्तविक समान, यानी कि दो मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन दोनों वास्तविक होंगे और दोनों एक ही जैसे होंगे, और उन लोगों का फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी अपन 2a। ठीक है, और जो हमारा चौथा है, चौथा नंबर हो गया हमारा ऋणात्मक, यानी कि जब भी ऋण में आएगा डी। अभी जो हम डायग्राम बनाए थे उसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि उस डायग्राम को आप समझिए, बट क्या है कि दूसरे तरीके से भी समझिए। हम आपको इस दोनों तरीके से इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिएगा, यहाँ पे हम लिखवाए थे मूलों की प्रकृति होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि पहला डी यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी क्या होगा, इसका मान 0 से बड़ा होगा तो हम लोग कहेंगे क्या, मूल जो हमारा है ना, मूल वास्तविक क्या होगा, वास्तविक होगा। साथ में क्या होगा, असमान, यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग होगा, असमान होगा। और क्या होगा, उसके बाद से हम लोग का परिमेय और अपरिमेय दोनों भी हो सकता है। परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा ये आपको बता दिए, अपरिमेय। ठीक है, और क्या होगा, अस्तित्व में होगा, इससे पहले सबसे पहले अस्तित्व में होगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि जब भी डी का मान 0 से बड़ा होगा तो कहेंगे मूल अस्तित्व में है, और कैसा होगा, वास्तविक असमान, यानी कि उसका मान अलग अलग आएगा। और क्या हो जाएगा, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय कब होगा, जब डी का मान हमारा पूर्ण वर्ग आएगा और धनात्मक होगा तो क्या होगा, परिमेय में होगा। और यदि हमारा डी का मान पूर्ण वर्ग में नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, लेकिन क्या होगा, अपरिमेय होगा। पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हम लोग का हो जाएगा डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब भी डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, जब भी देखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो मूल होगा, मूल हमारा वास्तविक होगा, वास्तविक मूल क्या होगा, वास्तविक समान। ठीक है, वास्तविक समान, और अस्तित्व में तो रहेगा ही रहेगा, अस्तित्व में होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर हम लोग का था कि जब भी डी का मान क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह छोटा होगा मान 0 से, यानी कि ऋणात्मक होगा। जब भी 0 से छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा,
जब भी डी का मान 0 से छोटा आएगा यानी कि वो क्या होगा, ऋण में होगा। तो जब ऋण में होगा तो कहेंगे क्या, मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक, अवास्तविक या फिर काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक होगा, काल्पनिक तथा असामान्य, तथा असामान्य। आपको यह बात याद रखना है, आपको मात्र यही तीनों कंडीशन याद रखना है। डी पे डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति। यदि डी का मान हमारा 0 से बड़ा होगा तो कहेंगे मूल अस्तित्व में है, और वह क्या होंगे, वास्तविक, असमान तथा परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है। दूसरा नंबर, जब डी का मान क्या होगा, 0 होगा तो कहेंगे मूल वास्तविक है, समान है। तीसरा नंबर हम लोग का हो जाएगा, यदि डी का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक होगा तो कहेंगे कि मूल अवास्तविक या फिर काल्पनिक है और असमान है। ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये तीनों का तीनों कथन याद रहेगा। और ये तीनों कथन याद करना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं कर पाएंगे तब तक आप मूलों की प्रकृति को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। और आपको मूलों की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट को याद करना ही करना है। ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टेटमेंट्स के बाद से मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा और पूरा अच्छे से डिटेल में उसको बताएंगे। ठीक है, जिसको आपको बारीकी से समझना है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के बीच में ये पहला नंबर, से पहले हम लोग जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको लिख लेते हैं एक बार। तो लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। लिखेंगे का समीकरण, का समीकरण, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आ जाए, क्या ऐसे प्रश्न कि मूल अस्तित्व में है या नहीं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का मूलों का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले विविध कर यानी कि डी फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे तुलना करने के बाद लिखाएंगे a बराबर 1। जिस भी, जैसे x स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं रहता तो 1 मानते हैं, x के साथ कोई गुणांक नहीं रहता तो 1 मानते हैं, लेकिन चिन्ह सहित मानते हैं, यानी कि उसके सामने जो उसका चिन्ह होगा चिन्ह सहित रखते हैं। यहाँ b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 4। लिखेंगे विविध कर d बराबर, विविध कर d, नीचे लिख देते, विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो d बराबर हम लोग का b का मान कितना, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 4 हो जाएगा, सॉरी b4ac। a का मान 1 है, c का मान 4 है। ठीक है। अब हम लोग गुणा करेंगे तो d बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 3 का 9 माइनस 4 चौको 16। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो d बराबर हम लोग का हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे -16 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे और बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो -7 आएगा, माइनस का चिन्ह लगा के घटाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d हमारा क्या है, लेस देन 0, यानी कि d का मान 0 से छोटा है, इसीलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, में नहीं है। और जब अस्तित्व में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे जो मूल होगा, मूल, इसीलिए मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक, अवास्तविक है या फिर काल्पनिक है, अवास्तविक है या फिर काल्पनिक है, आप दोनों में से किसी एक को लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा d का मान छोटा आ गया है, 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आ गया है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि मूल अस्तित्व में नहीं है और इसका जो मान है काल्पनिक है, अवास्तविक। इस तरह का जितने भी प्रश्न करेंगे लोग तो हम लोग का सभी एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस x और -1 बराबर 0 का समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। जब भी तुलना करेंगे तो देखिए x कैंसिल आउट हो जाता है, a का मान हमारा तो हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा और c का मान हम लोग का जाएगा -1। तो लिखेंगे विविधकर d बराबर विविधकर हम लोग का हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर हम लोग का हो जाएगा, b का मान कितना है तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 है इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हम लोग का मिल जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस 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 में पूरा होगा प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। हमारा d का मान यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसीलिए मूल अस्तित्व में है। मूल क्या है? अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और जब भी मूल अस्तित्व में रहेगा हम लोग कहेंगे इसीलिए मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, वास्तविक असमान मतलब अलग अलग होगा, और साथ में क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय है। परिमेय इसलिए है क्योंकि हमारा जो 9 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है, और जब भी हमारा d का मान धनात्मक में होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में होता है, तो हम लोग, और प्लस धनात्मक में होता है, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में होता है, तो हम लोग कहते हैं कि मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय है। ठीक है, अब यदि अस्तित्व में है तो मूल का मान ज्ञात कीजिए। पूरा अच्छे से देख लीजिए, मूल का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अस्तित्व में है तो हम लोग लिखेंगे x बराबर -b प्लस करणी में d/2। यह 2a, यह होता है हम लोग का मूल का मान ज्ञात करने का फार्मूला। कब? जब हमारा पूर्ण वर्ग रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा यानी कि अपरिमेय रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे, फार्मूला वही जाएगा, बस प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, उसका मान निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का x बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है -1, देखिए b का मान -1 कर देंगे, प्लस d का मान हम लोग का 9 आया था, d का मान 9 आया था, तो इसको हम लोग करनी में रखेंगे 9 को, और बटे में हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2। तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा -1 प्लस 3 अपन कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो x का मान हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, यानी कि करणी में d होगा ना, करणी में d, तो करणी में d का मान 3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और 2/4 आएगा, इसका मान निकालेंगे तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/2। ये हम लोग का पूरा हो गया आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करें, यानी कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है, या फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, और मूलों का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको तमाम तरह के प्रश्नों का सिर्फ एक यही हल है, आपको इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले उसका तुलना करेंगे, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।